तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम अम्ल, क्षारक, लवण और पीएच की उस जटिल दुनिया में उतर रहे हैं। क्योंकि ये रसायन केवल प्रयोगशाला की किताबों तक सीमित नहीं है, मैं तो यही कहूंगी कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, मतलब वही बुनियादी बातें जो हम जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। लेकिन हम सिर्फ लिटमस तक सीमित नहीं है। प्रकृति ने हमें हल्दी, लाल पत्ता गोभी और पिटूनिया के फूलों जैसी कई बेहतरीन चीजें दी हैं जो प्राकृतिक सूचक का काम करती हैं। बिल्कुल। और प्रयोगशालाओं में मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थलीन जैसे रसायनों का इस्तेमाल तो आम है ही, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाँ, प्याज, वेनिला एसेंस या लौंग का तेल माध्यम के अम्लीय या क्षारकीय होने पर इनकी गंध ही पूरी तरह से बदल जाती है। ये रंग बदलने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, स्लाइड सामग्री में एक और बात पर काफी जोर दिया गया है। जब ये रसायन धातुओं के संपर्क में आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। जी, इसमें साफ लिखा है कि जब कोई अम्ल किसी धातु जैसे जिंक के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस यानी H2 निकलती है। और इस हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति जांचने का एक बड़ा ही सटीक तरीका है जिसे पॉप साउंड टेस्ट कहते हैं। पॉप साउंड टेस्ट। हाँ, जब एक जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह एक हल्की सी फट-फट ध्वनि के साथ जलती है। अरे वाह! और वहीं जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 गैस उत्पन्न होती है, जो चूने के पानी को पूरी तरह दूधिया या मिल्की कर देती है। बिल्कुल सही। एक और महत्वपूर्ण नियम स्लाइड में ये है कि धात्विक ऑक्साइड अपनी प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इन सब प्रक्रियाओं में जल की भूमिका बहुत अहम है। मैं पढ़ रहा था कि बिना जल के अम्लीय गुण अपना असर दिखाई नहीं सकते। सही कहा। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और क्योंकि H+ आयन अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, वे जल के अणुओं के साथ तुरंत जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेते हैं। दूसरी तरफ क्षारक जल में OH- आयन देते हैं। विलयन में मौजूद इन्हीं आयनों की गति के कारण ही विद्युत का चालन संभव हो पाता है। यहाँ स्लाइड में तनुकरण या डाइल्यूशन के एक सख्त नियम का भी जिक्र है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। हाँ, हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल कभी नहीं। क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। गलत तरीके से मिश्रण करने पर वो अचानक उछल सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। आयनों की इसी सांद्रता से प्रबल और दुर्बल अम्ल भी तय होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी में अधिक आयन देता है तो वो प्रबल है, और एसिटिक अम्ल कम आयन देने के कारण दुर्बल श्रेणी में आता है। अब इसे शरीर की कार्यप्रणाली से जोड़कर देखते हैं। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल। भारी खाने के बाद जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं वो असल में एक क्षारक ही है। और ये क्षारक पेट के उस अतिरिक्त अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसे लवण और जल में बदल देता है, जिससे तुरंत राहत मिलती है। इस अम्लता को मापने का जो गणितीय पैमाना है उसे pH स्केल कहते हैं, जो 0 से 14 तक जाता है। हाँ, 7 का अंक उदासीन है। 7 से कम होने पर विलयन अधिक अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय। अम्लीय वर्षा से पर्यावरण को होने वाला नुकसान हो या मुंह का pH कम होने से दांतों की सड़न, सब इसी स्केल से समझा जा सकता है। जी, तो कुल मिलाकर H+ और OH- आयनों का ये साधारण सा गणित हमारे आसपास की हर चीज को नियंत्रित कर रहा है।